हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने वीडियो में हम केमिस्ट्री के अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपको पदार्थ में यानी मैटर में होने वाले कुछ चेंजेज के बारे में बताएंगे। जनरली केमिस्ट्री में हम 3 टाइप्स के चेंजेज को पढ़ते हैं। पहला टाइप है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। फर्स्ट चेंज इज फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। सेकंड केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। और एक थर्ड टाइप का चेंज होता है न्यूक्लियर चेंज। नाभिकीय परिवर्तन। तो बेसिकली इन 3 चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे। तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड इन दिस चेंज। इसमें किसी तरह का कोई नया पदार्थ नहीं बनता। कोई नया पदार्थ नहीं बनता। कोई नया पदार्थ नहीं बनता। नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। इसमें जो सब्सटेंस है उसमें ही भौतिक चेंज होता है। सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं होता, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? जैसे रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती, केमिकल जो उसका कैरेक्टर है वो कभी चेंज नहीं होता। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। उसके साइज में चेंज हो सकता है, उसके स्टेट में चेंज हो सकता है, उसकी अवस्था, स्टेट मीन्स अवस्था होती है, अवस्था बदल सकती है। सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है तो गैस हो सकता है, ठोस है तो द्रव हो सकता है, द्रव है तो गैस हो सकती है। तो इस तरह से उसकी डेंसिटी में चेंज हो सकती है, उसके घनत्व में अंतर आ सकता है। तो ये इस तरह के चेंजेस जो होते हैं उनको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ये फिजिकल चेंज जैसे पदार्थ का गलना हो गया यानी कि मेल्टिंग। इसका एग्जाम्पल क्या है? मेल्टिंग। आइस मेल्ट होकर वाटर हो जाएगा। इसके अलावा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इसको कहते हैं गलना, मेल्टिंग। इवेपोरेशन हिंदी में कहते हैं वाष्पन। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इसको कहते हैं हिंदी में ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। या फिर इन सब में क्या होता है? मेल्टिंग आप सभी लोग जानते हो। अगर हीट दिया जाए तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। इवेपोरेशन लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है हीट करने पे, इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं, यानी वाष्प बन गया। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन वह प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए गैसियस स्टेट में आ जाता है। लिक्विड में चेंज नहीं होता और गैसियस स्टेट में आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। या फिर गैसियस स्टेट में है, बिना लिक्विड में आए, फिर से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ठंडा करने पे, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कपूर का नाम आपने सुना होगा, कैम्फर। कैम्फर को अगर हम हीट करें तो वो बिना जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैसियस स्टेट में आ जाता है। तो ये हो गया फिजिकल चेंज।
अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में नए गुण का नया पदार्थ बनता है, नए गुण का नया पदार्थ बनता है, नए गुण का नया पदार्थ बनता है। मतलब न्यू सब्सटेंस will form with new character। नए कैरेक्टर का नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी इसमें चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है इसमें चेंज हो जाती है। जैसे मान लो हमने ले लिया एक रिएक्शन को 2H2 + O2 इज इक्वल टू 2H2O। अब देखो ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये लिक्विड हो गया। दो गैसेज, ऑक्सीजन का कैरेक्टर और हाइड्रोजन का कैरेक्टर एकदम से वाटर के कैरेक्टर से अलग होता है। मतलब एक ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण का नया पदार्थ बन जाए, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन जनरली इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब वह अपनी पूर्व अवस्था में सामान्य स्थितियों में वापस नहीं आता है। एक बार वाटर बन गया तो फिर से उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम सामान्य स्थितियों में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। मान लो कोई प्लांट बड़ा हो गया, ग्रो कर गया, फिर से उसको छोटे प्लांट में आप कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। दूध है, दूध का दही बन गया, दही बन गया तो फिर क्या उसको दूध में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो जनरली जो केमिकल चेंजेज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते हैं। जबकि फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे मान लो आइस को आपने क्या किया, मेल्ट कर दिया, वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, बर्फ जो है पानी में बदल गया, फिर से उसको रेफ्रिजरेटर में डाल के अगर हम कूल करें तो हम फिर से उसको वाटर में कन्वर्ट जो है वाटर से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रीजर में डालोगे फिर से वो अपने सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। वाटर है उसको आप हीट कर रहे हो, वो उसका इवेपोरेशन हो गया, वो उसमें फिजिकल चेंज हुआ, वो फिर से क्या हो गया, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। फिर से उसको जब हम कंडेंस करेंगे, कूल करेंगे, तो फिर से वो लिक्विड में यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जनरली जो फिजिकल चेंजेज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंजेज जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड चेंज की, न्यूक्लियर चेंज। जनरली इस चेंज के बारे में जो है जो लोअर क्लासेज में नहीं पढ़ाया जाता है, तो हम जानेंगे अब थर्ड चेंज को, न्यूक्लियर चेंज को। न्यूक्लियर चेंज क्या होता है? ये ऐसा परिवर्तन है जिसमें किसी एटम के न्यूक्लियस का जो संगठन है, एक तरह से हम कहें कंपोजिशन है उसका, वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जनरली हम जानते हैं कि एक एटम 3 बेसिक पार्टिकल्स को कंटेन करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियंस कहते हैं, इनको हम न्यूक्लियंस कहते हैं। तो न्यूक्लियंस होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर अलग एनर्जी लेवल में चारों तरफ न्यूक्लियस के घूमने वाला जो पार्टिकल है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एक सर्टेन एटम के न्यूक्लियस में जो है एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन नंबर न्यूक्लियंस का होता है। अगर न्यूक्लियंस के नंबर में परिवर्तन कर दिया जाए तो न्यूक्लियस का टोटल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, तो दूसरे प्रकार का परमाणु बन जाता है। एक परमाणु के न्यूक्लियस में अगर हम चेंजिंग करें तो दूसरे तरह का वो परमाणु बन जाता है, एकदम से उसके सारे कैरेक्टर बदल जाते हैं, सारे गुण चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम रेडियम को लें,
तो रेडियम में क्या होता है, रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 88। एटॉमिक नंबर जो रेडियम का है वो 88 है, और 226 इसका एटॉमिक मास होता है। इसके एटम का मास जो होता है वो 226 यूनिट होता है, और इसमें एटॉमिक नंबर का मतलब इतने प्रोटॉन्स होते हैं। अब इसमें अगर हम चेंज करें, तो एक हीलियम मान लो निकाल दें इसमें से, यानी कि 4 आपके मास नंबर में 4 कमी हो गई, और 2 आपके प्रोटॉन्स के नंबर में यानी एटॉमिक नंबर में चेंज हो गया। तो ये रेडियम से चेंज हो गया, इसका 222 हो गया, 4 कम हो गया, और ये 86 हो गया। और इसमें से क्या निकला, हीलियम का एक न्यूक्लियस निकला, हीलियम का एक न्यूक्लियस अलग हो गया। अब इन दोनों न्यूक्लियस का यानी कि इन दोनों एटम्स का कैरेक्टर रेडियम से अलग है। न हीलियम जो है वो रेडियम जैसे कैरेक्टर को शो करेगा, और न ही रेडियम जो है रेडियम के तरह के कैरेक्टर को शो करेगा। तो इस तरह का जो चेंज होता है उसको हम न्यूक्लियर चेंज कहते हैं। आगे आपको जब हम रेडियो एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो इस न्यूक्लियर चेंज को ब्रॉड जो है यानी बड़े स्तर पे बताने का प्रयास करेंगे। तो ये जो केमिकल चेंज होते हैं, जनरली जो पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होता है या उसके संगठन, उसके कंपोजिशन में जो चेंज होता है, उसी को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो बेस में यानी कि सबसे शुरुआती दौर में जब केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में आया तो अलग अलग तरह के कुछ नियम आए। इसमें हम देखते हैं क्या कि 2 या अधिक एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, या एक कंपाउंड जब टूटता है तो उससे अलग अलग तरह के एलिमेंट हमको मिलते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो अलग अलग एलिमेंट, फंडामेंटल एलिमेंट्स जुड़ के और आपस में कंबाइन होके जुड़ के नए तरह के कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, तो उनके जुड़ने के पीछे कुछ नियम दिए गए, कुछ सर्टेन लॉ दिए गए, फंडामेंटल्स लॉ दिए गए केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो अब आगे हम इस वीडियो में उन्हीं फंडामेंटल्स लॉ के बारे में, फंडामेंटल्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि क्या क्या लोगों ने कहा, किस किस तरह के नियम दिए, और फिर आगे चल के उनमें से कितने नियम्स फॉलो किए गए, या कितने नियम्स की जो है कुछ, कितने नियम्स का कुछ महत्व रहा, और ऐसे कितने नियम आए जिनका कोई महत्व आज की केमिस्ट्री में नहीं है। तो इन सबको हम पढ़ेंगे, इन सबको जानेंगे। उसमें सबसे पहला लॉ जो हुआ उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। हिंदी में कहें तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़ेंगे। इस नियम को एक रूस के रहने वाले साइंटिस्ट थे एमबी लोमोनोसाव, एमबी लोमोनोसाव, इन्होंने इस नियम को दिया था। और कब दिया था? 1756 में दिया। 1756 में रशियन साइंटिस्ट एमबी लोमोनोसाव ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। और इसमें कहा गया था कि टोटल मास जो होता है
वो कंजर्व रहता है। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जितने भी रिएक्टेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी मैटर उसमें इन्वॉल्व होता है, उन सबका टोटल मास जो होता है वो कंजर्व रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स द टोटल मास ऑफ substances in a chemical reaction remain constant या कंजर्व, वो संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा एमवी लोमोनोसॉव ने 1756 में कहा। तो इस हिसाब से, जैसे अगर हमने कहा कि H2 ले लो और प्लस हाफ O2 ले लो, तो ये मिलके H2O बनेगा। या मान लो अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लें और 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लें, तो ये दोनों मिलके अगर इनको जोड़ते हैं तो 18 ग्राम H2O मिलेगा। यानी कि टोटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास 16 और 2 18 ग्राम रहा, और कुल मास जो प्रोडक्ट हुआ उसका भी 18 ग्राम ही हमको देखने को मिला। तो इस तरह से इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं उनका जो मास होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है, यह नियम ये कहता है। अब अगले नियम की तरफ चलते हैं, दूसरे नियम की तरफ चलते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे नियम को बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा, वो ये कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, और वीडियो अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि कम से कम वीडियो को पूरा देखें, तब आपके समझ में आएगा कि हमें वीडियो देखना चाहिए, इसको जो है पूरा देखना चाहिए और कंटिन्यूअस देखना चाहिए। ओके, फिर आगे चलते हैं। दूसरा नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को J.L. प्राउस्ट ने, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जिनको कहते हैं J.L. प्रूस्ट। इन्होंने प्रतिपादित किया, इन्होंने ये नियम दिया। कब? 1797 में J.L. प्राउस्ट, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नियम दिया। तो इसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें जो
तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बीच एक निश्चित प्रोपोर्शन होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। तो मतलब एक से अधिक एलिमेंट्स अगर मिल के किसी कंपाउंड को बना रहे हैं तो उन एलिमेंट्स के बीच एक निश्चित प्रोपोर्शन हमको देखने को मिलता है। तो ये नियम कहता है कि एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त जुड़ते हैं। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि टू मेक अ कंपाउंड some certain elements join with each other in a certain proportion. सर्टेन प्रोपोर्शन में जुड़ के वो उस कंपाउंड को बनाते हैं। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन इसमें 12 यूनिट होता है, या फिर हम पदार्थ की मात्रा को मोल में लेके चलें तो 1 मोल एटम होता है इसका, और ऑक्सीजन का 2 मोल एटम, 2 मोल एटम। तो 1 मोल जो होता है वो CO2 बनता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा। ऐसे देखिए, कार्बन का मास जो होता है 12 होता है, 12 ग्राम ये जो है, और ऑक्सीजन का 16 पूजा 32 ग्राम ये जो है, तो बना कितना 12 प्लस 32 मीन्स 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 12:32 यानी कि 3:8 का होगा। हमेशा 3:8 के मास के रेशियो में, और अगर हम मोल के रेशियो में कहें तो 1:2 के मोल के रेशियो में, 1:2 के मोल के रेशियो में ये हमेशा निश्चित अनुपात में ही आपस में कंबाइन होके CO2 बनाए। तो अब अगले लॉ के बारे में जानते हैं। ये नियम कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम कहता है, जिसको J.L. प्रोस्ट ने दिया था 797 में, कि एक यौगिक जब बनता है तो उसमें अलग अलग जो तत्व जुड़ते हैं उनमें आपस में जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। अब अगले लॉ के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट लॉ के बारे में। अगला नियम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का जो नियम है इसको डाल्टन ने दिया था। इंग्लिश साइंटिस्ट थे,
बड़ा ही फेमस नेम है, डाल्टन। इनको सभी जानते हैं। इन्होंने 1803 में इस नियम को दिया था, 1803 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। और इस नियम के अनुसार जब दो या अधिक तत्व परस्पर जुड़कर यौगिक बनाते हैं, दो या अधिक तत्व जुड़ेंगे तो यौगिक बनेगा। तब एक तत्व का भार दूसरे तत्व के भार से संयोग जो करता है, वो अनुपात जो उनका होता है वो लघु पूर्णांकों के रूप में होता है, लघु पूर्णांकों के रूप में, यानी गुणित अनुपात होता है, उनमें गुणित अनुपात होता है। तो बनाते हैं तो उनके भारों में परस्पर अनुपात लघु पूर्णांकों के रूप में होता है, लघु पूर्णांकों के रूप में होता है। मीन्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, 1:2 हो सकता है, 2:4 हो सकता है, 1:3 हो सकता है, 1:1 हो सकता है, 1:1.5 नहीं हो सकता, 1:2.5 नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ऐसा डाल्टन ने कहा था, है ना। अगर इंग्लिश में कहें तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the proportion between the masses of two or more elements which are combined to make a compound passes simple whole number proportion with each other। ये ला ये कहते हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, इसके लिए क्या है, मान लो CO का फॉर्मेशन है, तो इसमें 12:16 ये मास हो गया, 12 यूनिट कार्बन का, 16 यूनिट ऑक्सीजन का, मतलब 4 3 जा 4 4 जा, इसमें मासेज में क्या हुआ, 3:4 का रेशियो रहा, मतलब इसमें 3 संबंधे 4 का अनुपात रहा। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन। इसी तरह से हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में कार्बन का मास हुआ 12 यूनिट और ऑक्सीजन का मास हुआ 32 यूनिट। तो यहाँ 3:8 का रिलेशन रहा, इनमें परस्पर जो अनुपात रहा 3:8 का रहा। तो ये नियम ये कहता है कि कभी ये 3:7.5 नहीं हो सकता, 6.5 नहीं हो सकता, हमेशा ये होल नंबर्स के रूप में ही हमको अनुपात मिले। ऐसा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, यानी कि गुणित अनुपात का नियम कहता है। अब अगला नियम
अगले नियम के बारे में जानेंगे। इन लॉज को मैं शार्टली आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक नियम्स हैं। आपको 9th-10th में जब केमिस्ट्री शुरू होती है उस समय ये नियम आपको बताए जाते हैं, तो इनको एकदम शार्टली बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए और कुछ बेसिक चीज़ें आप सीख लें केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ों को सीखते हुए जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो आगे के चैप्टर्स हमको बेटर तरीके से समझ में आएंगे। तो इनको थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। और आज की वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है मेरे समझ से, इसको थोड़ा सा शार्ट आउट करते हुए जल्दी से मैं आपको एक और नियम जो इम्पॉर्टेंट लॉ है उसको बता देता हूँ। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये चौथा नियम हुआ। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो यह नियम ये कहता है, इसको जर्मन के वैज्ञानिक, जर्मनी के रहने वाले जर्मन वैज्ञानिक इस नियम को जर्मन वैज्ञानिक बी रिक्टर ने 1792 में दिया। 1792 में और तो बता रहा था मैं आपको, बी रिक्टर ने 1792 में दिया था। ये जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने ये बताया था कि दो तत्व अलग अलग जिस भारानुपात में, यानी आपस में उनके मास में जो प्रोपोर्शन होता है उसमें जब संयोग करते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार से, अलग अलग मास से अगर मान लो कि दो तत्वों से मिलके एक से अधिक एलिमेंट बने, ऐसे समझ लो दो तत्वों से मिलके एक से अधिक एलिमेंट्स बने हुए हैं। जैसे मान लो इसमें हो गया H2S, हाइड्रोजन और सल्फर से मिलके बना हुआ। इसी हाइड्रोजन से मिलके H2O बना, इसी से मिलके सल्फर से मिलके SO2 बना। तो इसमें होगा क्या, अब मान लो इसका हम रेशियो देखते हैं तो 2 और सल्फर का होता है 32, यानी 1:18। H2O में 1:, यहाँ 2 हो गया, इसका मास 2:16 हो गया, तो 1:8 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 1:18 से सल्फर से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 1:8 से ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच जो रेशियो होगा वो हम देखते हैं 32:32, 1:1 का रेशियो। तो ये कहता है, ये नियम कहता है कि जिस भारानुपात में दो तत्व A और B पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व C से एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, उसी भारानुपात में या उस भारानुपात के किसी सरल गुणक या सरल भिन्न में दोनों तत्व A और B परस्पर संयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में आगे चलेंगे।